दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट, द हिंदू में प्रकाशित लेख गेटिंग बैक ऑन ट्रैक ऑन यूनियन बजट 2021 और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख अ बोल्ड लीप नो प्लेइंग टू गैलरी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब बजट को पेपरलेस यानी डिजिटल रूप में पेश किया गया। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। लगभग हर सेक्टर पर कोरोना की मार पड़ी है। ऐसे में कोरोना काल में लाए गए इस बजट का फोकस महामारी से उपजी मंदी से देश को बाहर निकालने और रिकवरी करने के उपायों पर रहा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के भरोसे भारतीय अर्थव्यवस्था की वी शेप रिकवरी का भरोसा जताया है। आर्थिक मंदी में फंसी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की कवायदें साफ नजर आई। बजट में हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर दिया गया। साथ ही इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। उस पर सरकारी संपत्तियों के मोनेटाइजेशन और सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन जैसी पहलों का ही असर है कि शेयर मार्केट ने खुले दिल से बजट का स्वागत किया है। तो आइए जानते हैं आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही सरकार के इस बजट में क्या कुछ खास है। बजट की डिटेल में शुरुआत करने से पहले बता दूं कि 2021-22 का बजट 6 पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका हुआ है। इनमें पहला है स्वास्थ्य और कल्याण यानी हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरा है फिजिकल व फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास। चौथा है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। पांचवा है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन। और छठा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। आइए सबसे पहले पिलर स्वास्थ्य और कल्याण की बात करते हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को यह एहसास दिलाया है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सरकार ने भी इसे एक फोकस क्षेत्र के रूप में लिया है। इस लिहाज से इस साल के बजट में कुछ नई घोषणाएं की गई हैं। इस साल स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। बजट में सरकार ने एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च करने की बात कही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करना, एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करना, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करना, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC को मजबूत करने जैसी कई अहम पहलों को शामिल किया गया है। 6 साल के लिए लॉन्च होने वाली इस योजना के लिए बजट में 64,180 करोड़ आवंटित किया गया है। इसी तरह पहले से संचालित पूरक पोषण अभियान और पोषण अभियान को मर्ज करके पोषण अभियान 2.0 लॉन्च करने की बात कही गई है। इसके तहत कुपोषण से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी कड़ी में जल आपूर्ति कवरेज बढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किए जाने की बात कही गई है। इसके तहत घरों तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही 500 अमृत सिटीज में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। शहरों को और ज्यादा स्वच्छ बनाने के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 42 केंद्रों को 2,217 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पुराने और बेकार वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अपनाने की बात कही गई है। आइए जानते हैं दूसरे पिलर यानी
फिजिकल व फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में क्या कुछ खास है। बजट में आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के 13 बड़े सेगमेंट को कवर करने वाली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के तहत 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मित्रा यानी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क स्कीम लॉन्च किए जाने की बात कही गई है। साथ ही सरकार ने 3 साल में 7 बड़े इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी ऐलान किया है। दिसंबर 2019 में घोषित हुए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP का विस्तार करके इसमें 7,400 प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की कमी ना पड़े, इसके लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी DFI स्थापित किया जाएगा। इसमें 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई जाएगी। 3 साल में इसका लोन पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसी तरह बजट में घोषणा की गई है कि सरकार बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की ऐसी पुरानी परियोजनाओं के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या राष्ट्रीय मौद्रीकरण कार्यक्रम शुरू करेगी, जहां इसकी संभावना दिखेगी। इस योजना के तहत गेल, HPCL, OICL की ऑयल और गैस पाइपलाइन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल रोड्स, टियर 2 और 3 के शहरों के एयरपोर्ट, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, खेल स्टेडियम आदि को मोनेटाइज कर पैसा जुटाया जाएगा। यानी ऐसी परियोजनाओं में अनयूज्ड और मार्जिनली अनयूज्ड एसेट को निजी क्षेत्र के साथ साझा करने या किराए पर चढ़ाकर रेवेन्यू जनरेट करने का प्रस्ताव है। सड़क और राजमार्ग अवसंरचना की बात करें तो वित्त मंत्री ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, जिनमें से 3,800 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़कों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे। तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 3,500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है। इसमें मदुरई कोल्लम कॉरिडोर और चित्तूर थेचूर कॉरिडोर शामिल हैं। ऐसे ही केरल में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 600 किलोमीटर लंबा मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए लागत से 675 किलोमीटर का राजमार्ग निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा, जिसमें मौजूदा कोलकाता सिलीगुड़ी सड़क का सुधार कार्य भी शामिल है। इसके अलावा असम में अगले 3 सालों में 34,000 करोड़ रुपए लागत के 1,300 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। एक्सप्रेसवे और गलियारा निर्माण परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों की बात करें तो बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के 278 किलोमीटर का कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू हो जाएगा। वहीं चेन्नई सेलम गलियारा के 277 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण 2021-22 में शुरू होगा। बजट में रेल और मेट्रो से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि ब्रॉडगेज रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान किया गया है। इसका मकसद उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जून 2022 तक चालू कर दिया जाएगा। बजट में भविष्य के लिए समर्पित कई माल ढुलाई गलियारे शुरू करने की भी बात कही गई है। इनमें से पूर्वी तट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर भूसावल से खड़गपुर होते हुए दनकुनी तक जाएगा तथा उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर इटारसी से विजयवाड़ा तक होगा। टियर 2 और टियर 1 शहरों के बाहरी इलाकों में मेट्रो रेल सिस्टम मुहैया कराने के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो टेक्नोलॉजी को कम कीमत पर लगाया जाएगा, जिसमें समान अनुभव, सहूलियत और सुरक्षा मिलेगी। आइए बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल की। बजट में एक बड़े सुधार के रूप में सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996,
सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007 के प्रावधानों को मर्ज करके एक सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार किया जाएगा। 2018-19 के बजट में सरकार ने गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम स्थापित करने का इरादा जताया था। इसके लिए नए बजट में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को नियामक संस्था घोषित किया गया है। फिलहाल ये संस्था शेयर मार्केट का रेगुलेशन करती है। वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% किए जाने की घोषणा की गई है। एक अहम प्रस्ताव यह भी है कि बैंक के फेल हो जाने पर जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस की रकम तुरंत मुहैया कराई जाएगी। पिछले बजट में यह राशि 1 लाख कर दी गई थी, इसे इस साल बढ़ाया गया है। सरकार ने एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंक की घोषणा की है। इसके तहत सभी एनपीए एक जगह लाए जाएंगे। इससे एनपीए रेजोल्यूशन में आसानी होगी। बैड लोन की समस्या को सुलझाने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का प्रस्ताव रखा है। कोरोना के चलते संकट से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के 15,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा बजट में छोटी कंपनियों की परिभाषा बदलने का भी ऐलान किया गया। यह परिभाषा कंपनियों की पूंजी के आधार पर बदली गई है। छोटी कंपनियों के लिए पूंजीगत आधार की मौजूदा सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। यानी अब 2 करोड़ रुपए के पूंजीगत आधार वाली कंपनियां स्मॉल कंपनी कहलाएंगी। स्टार्टअप्स को मजबूती देने के लिए घोषित की गई रियायतों को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप को मार्च 2022 तक विभिन्न प्रकार की रियायतें मसलन टैक्स में छूट, कैपिटल में छूट आदि मिलेंगी। इस साल बजट में रणनीतिक विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ का रखा गया है। सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी समेत पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार का इस साल एलआईसी का आईपीओ लाने की योजना है। सरकार का इरादा बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन, आईडीबीआई बैंक, कंटेनर कॉरपोरेशन, नीलांचन इस्पात निगम लिमिटेड समेत कई अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाने का है। इतना ही नहीं, इस बजट में ये भी बताया गया कि राज्य सरकारों के उपक्रम के विनिवेश की अनुमति दी जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे पिलर समावेशी विकास की। जानते हैं देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए बजट में क्या कुछ खास है। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 1000 और मंडियों को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। बजट 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य को 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। अब स्वामित्व योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 जल्दी खराब होने वाली सब्जियां शामिल होंगी। वहीं 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा और तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए सबकी जानकारी जुटाई जा सकेगी। इसमें बिल्डिंग वर्कर्स और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स समेत सभी वर्गों के मजदूर होंगे। सरकार ने घोषणा की है कि लेबर कोड को लागू करने की कोशिश जारी रहेगी, जिससे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा एक देश एक राशन कार्ड स्कीम को भी सभी राज्यों में लागू करने की प्रक्रिया जारी है, जिससे गरीबों को मदद मिल सके। अब बात चौथे पिलर मानव पूंजी की। देश में मानव संसाधन विकास के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। बजट में देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ये स्कूल निजी स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खोले जाएंगे। नई शिक्षा नीति की जरूरतों के अनुसार देश भर में 15,000 स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा।
लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। साल 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च हुई थी। अब सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन करने जा रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन व डिप्लोमा करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देश के वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर स्किल्ड बनाने के लिए जापान के साथ इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की गई है। इसे अन्य कई देशों के साथ भी शुरू किया जाएगा। अब बात 5वें पिलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन और 6ठे पिलर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की। बजट में 2019 में घोषित हुए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन पहले 5 सालों में खर्च किया जाएगा। देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। बजट में कहा गया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। यह ब्राजील से अमेजोनिया उपग्रह के साथ कुछ अन्य भारतीय उपग्रहों को भी स्पेस में ले जाएगा। गगनयान मिशन गतिविधियों के एक भाग के रूप में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च करने का कार्यक्रम है। महासागरीय अन्वेषण और समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए डीप ओशन मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए 4,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए भी सरकार ने कई कवायदे की हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि हेल्थ केयर से जुड़े 56 प्रोफेशंस के पारदर्शी एवं बेहतर रेगुलेशन के लिए संसद में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल पेश किया गया है। इसके अलावा सरकार अब नर्सिंग प्रोफेशन में बड़े सुधार के लिए नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल लाने जा रही है। इस बार जो जनगणना होगी वो पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के श्रमिकों, खास तौर से महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अब नजर डालते हैं टैक्स प्रपोजल्स और उनसे जुड़ी घोषणाओं पर। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। यह रियायत उन लोगों के लिए होगी जिनकी कमाई का स्रोत पेंशन के अलावा कुछ और नहीं है। हालांकि इस साल इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी पिछले साल की टैक्स दरें इस साल भी जारी रहेंगी। टैक्स को और सरल बनाने के लिए ऑडिट की सीमा भी बढ़ाई गई है। डिजिटल तरीके से व्यवसाय करने वाले लोगों को 10 करोड़ तक का टर्नओवर होने पर टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी। टैक्स चोरी से जुड़े मामलों की दोबारा जांच यानी री इन्वेस्टिगेशन की अधिकतम अवधि को 6 साल से घटाकर 3 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। छोटे टैक्स पेयर्स जिनकी सालाना इनकम 50 लाख से कम है, इनसे जुड़े मामलों के लिए फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जबकि 50 लाख से ज्यादा सालाना इनकम वाले बड़े टैक्स पेयर्स के लिए इस तरह की फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसी कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी। फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है कि अब ऐसे मामलों में बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर किसी की इनकम 10 करोड़ या उससे ज्यादा है और उस व्यक्ति पर टैक्स चोरी का कोई आरोप है, तो अगले 10 सालों तक कभी भी उनके मामलों को री इन्वेस्टिगेट किया जा सकेगा। बजट में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को भी समाप्त कर दिया गया। पेंडिंग मामलों के निपटान के लिए अंतरिम बोर्ड का प्रस्ताव किया गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च से 3 माह घटाकर करीब 31 दिसंबर तक कर दी गई है। इसमें बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न शामिल हैं। आपको रिटर्न तो तय तारीख को ही भरना है, लेकिन किसी वजह से देरी हो जाए तो उपरोक्त तारीख के बाद आप रिटर्न नहीं भर पाएंगे।
अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो बजट में पेट्रोल और डीजल के अलावा कुछ अन्य वस्तुओं पर फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी कृषि सेस लगाने का ऐलान किया गया है। अब पेट्रोल 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कृषि सेस लगाया जाएगा। पेट्रोल डीजल के अलावा अल्कोहलिक बेवरेज यानी मादक पेय पर 100% सेस लगाया जाएगा। इन्हें कंपनियों पर लगाया जाएगा, ना कि आम लोगों से वसूला जाएगा। वहीं कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% और कच्चे पाम तेल पर 17.5% कृषि सेस लगाया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस पर लगने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं के लिए इनकी कीमत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि सेस का मतलब टैक्स के ऊपर लगाए जाने वाले टैक्स से होता है। सेस को किसी खास पर्पस से लगाया जाता है, मसलन स्वच्छता रखने या फिर अन्य किसी मकसद से। जब केंद्र सरकार इसके जरिए अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा कर लेती है तो इसे हटा भी सकती है। सेस से हुई इनकम पूरी तरह से केंद्र सरकार के खजाने में आती है, इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसी कड़ी में घरेलू इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। मोबाइल फोन और चार्जर पर 2.5% कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में लोगों के लिए मोबाइल फोन खरीदना महंगा हो सकता है। वहीं सोने और चांदी जैसी महंगी धातुओं के लिए कस्टम ड्यूटी 12.5% से घटाकर 10% की गई है। सौर उत्पादनकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टर पर 5 से 20% और सोलर लालटेन पर 5 से 15% ड्यूटी बढ़ाई गई है। अब चर्चा सरकार के लेखे जोखे की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया है। यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपए से थोड़ा ही ज्यादा है। इसमें पूंजीगत व्यय 5,54,236 करोड़ रुपए है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। बजट दस्तावेज के मुताबिक राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.5% के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। कोविड-19 महामारी के बीच खर्च में बढ़ोतरी और राजस्व घटने के बीच 2020-21 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य से कहीं ज्यादा रहने का अनुमान है। सरकार की आय में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 36% उधार और अन्य देयताओं की है। इसके बाद विभिन्न मदों की हिस्सेदारी इस तरह है: जीएसटी 15%, आयकर 14%, निगम कर 13%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8%, कर भिन्न राजस्व 6%, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति 5% और सबसे कम है सीमा शुल्क 3%। इसी तरह सरकार के खर्चों को देखें तो उसमें 20% हिस्सा ब्याज भुगतान का है। इसके बाद अन्य खर्च हैं: करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 16%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 13%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10%, अन्य व्यय 10%, सब्सिडी 9%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9%, रक्षा 8% और सबसे कम है पेंशन 5%। अब आते हैं बजट की कमियों और निष्कर्ष पर। कोरोना काल में आए बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह बजट कई मोर्चों पर राहत भरा नहीं लगता। बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कृषि सेस लगाने का प्रस्ताव है। सरकार ने भले ही कहा है कि आम लोगों पर इसका भार नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई वाहनों का भाड़ा बढ़ेगा, जिससे हर चीज पहले से महंगी हो सकती है, क्योंकि कंपनियां अपने उत्पादों को महंगा कर सकती हैं। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.8% तक बढ़ाया गया है। इस अर्थव्यवस्था पर ज्यादा कर्ज और ज्यादा ब्याज का बोझ बढ़ सकता है। बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा आगे चलकर बड़ा सिरदर्द बन सकता है। मौजूदा वक्त में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। कोविड-19 के कारण स्थितियां और ज्यादा बिगड़ गई हैं, लेकिन
बजट में जॉब क्रिएशन के लिए कोई खास पेशकश नहीं की गई। उपभोक्ता वस्तुओं की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे इंपोर्टेड गुड्स महंगी होंगी। इस कवायद को घरेलू उद्योगों के संरक्षण के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश कम दिखती है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में यह जरूरी है कि घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने की बजाय उन्हें ज्यादा मजबूत, गुणवत्तापूर्ण, किफायती और प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। यह भी कहा जा रहा है कि इस साल राज्यों में होने वाले चुनाव को देखकर बजट तैयार किया गया है। दरअसल बजट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल जैसे देश के उन राज्यों के लिए राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, गलियारे से लेकर टेक्सटाइल पार्क जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि कई राज्यों के लिए ऐसी घोषणाएं नदारद हैं। इन तमाम कमियों के बावजूद बजट में कई विजनरी कदम उठाए गए हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर डालेंगे। कुल मिलाकर देखें तो बजट 2021-22 का बजट देश एक समावेशी, विकास उन्मुख, निवेश व उपभोग को बढ़ावा देने वाला बजट है। इसमें कोरोना के चलते आई आर्थिक मंदी की स्थिति से निपटने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने की पूरी कोशिश की गई है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश किया जाना जरूरी है, ताकि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल पाएगी। हालांकि सरकार को लोगों की इनकम ग्रोथ बढ़ाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही सेविंग्स बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार अवसर बढ़ाने और रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जरूरत है, ताकि आम आदमी को ज्यादा राहत मिल सके और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कीजिए। इस बजट को अब तक सबसे साहसिक बजट क्यों बताया जा रहा है?